देख चुके हैं। उसके अलावा फिर टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, या फिर एसिटाइलेशन वाला पार्ट जो था उसका कंसेप्ट। उसके अलावा फिर हम लोग उसमें SOCl2 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, और सारा का सारा पार्ट हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक बच जाता है ईथर। जो फिनॉल वाला टॉपिक है वो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में डील किया करते हैं, तो यहाँ पे इसी को कंसिडर नहीं करेंगे। ईथर में हम लोग सबसे पहला जो पार्ट हो बेसिकली प्रिपरेशन से रिलेटेड पार्ट है, उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन हम लोग को कंसिडर करना है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। चलो ध्यान दो, जैसे बहुत ही सिंपल सा कंसिडरेशन है यहाँ पे। अगर हम लोगों का एक अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है RX, अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसी एल्कोहल वाले पार्ट से H+ हटा दो, जैसे एक एल्कोहल है ROH और उससे H+ हटा दो तो RO- बनेगा। जब एल्कोहल से हम लोग H+ वाले पार्ट को हटाते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। ये चीज हम लोग क्लास 10th में सबसे पहली बार नाम सुनते हैं, इथॉक्साइड। अगर हम लोग इथेनॉल वाले पार्ट का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो उस केस में इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो अपना जो RX वाला पार्ट है ये R-O- के साथ रिएक्शन करने के बाद आराम से ROR- का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ईथर वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोलते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग पूरा जो रिएक्शन होता है वो SN2 होता है। मतलब जब भी कभी ये टर्म मेंशन कर दिया विलियमसन सिंथेसिस, मतलब हम लोग SN2 रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हुए काम कर रहे हैं। हमेशा SN2 रिएक्शन को बोलेंगे SN2 रिएक्शन हुआ है अगर विलियमसन सिंथेसिस है। अगर कोई ऐसा रिएजेंट जो SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता तो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर का फॉर्मेशन नहीं कराएगा। ईथर को बनाने का और भी तरीका हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन वो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेगा। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। नोट कर लो रिएक्शन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो उसी चीज से रिलेटेड है कि हम लोग ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन वाला पार्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग बात कर रहे होंगे। दिस इज एन SN2 रिएक्शन। और एक चीज तो हम लोग को ध्यान होगा, अगर SN2 रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे SN2 वाले पार्ट का रेट उतना ही हाई निकल के आ जाता है। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में अगर न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा। दिस इज एन SN2 रिएक्शन, देयरफॉर high concentration of nucleophile is taken. High concentration of nucleophile is taken. और बाकी SN2 रिएक्शन तो अपने को मालूम है कि अगर SN2 रिएक्शन होता है तो वर्ल्डन इन्वर्जन होता है, दिस है, दैट है। तो इस केस में क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन तो ये कंसिडर कर सकते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। सोडियम मेटल दे रखा हो, पोटेशियम मेटल दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन, एक ROH वाले पार्ट का रिएक्शन
Na के साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ, तब इस केस में H+ हटेगा और RONA का फॉर्मेशन होगा। H2 गैस यहाँ से हाफ मोल लिबरेट हो सकता है। अगर यहीं भी पोटेशियम मेटल होता है तो यहाँ भी पोटेशियम मेटल ले सकते थे। तो उस केस में सोडियम पोटेशियम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब हम लोगों को केवल एल्कोक्साइड आयन से है, RO- वाले पार्ट से मतलब है अपने को। बाकी मेटल के साथ रिएक्शन तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। नोट करते जाओ रिएक्शंस पहले, उसके बाद ट्राई करते जाना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3O- न्यूक्लियोफाइल है, आराम से SN2 रिएक्शन करके Cl को यहाँ से हटाएगा, CH3 के साथ OCH3 का फॉर्मेशन होगा। इसके प्रोडक्ट से तो हमको ज्यादा मतलब नहीं है, हमको इसके नाम से मतलब है। आदित्य गौतम, इसका नाम बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रोडक्ट बना IUPAC नोमेनक्लेचर। आदित्य क्लास ज्वाइन करके गायब हो जाता है, PUBG खेलने लग जाता है। आशुतोष, इसका इंटरनेट गायब हो जाएगा। चंदन, प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर क्या होगा? बोलो भाई।
सुधांशु? सर मिथाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल मिथाइल ईथर। ये कौन सा नोमेनक्लेचर है भाई? कॉमन नेम टाइप का नोमेनक्लेचर तो एक ये चलेगा, डाई मिथाइल ईथर, लेकिन हम IUPAC पूछे। बताओ, तुम लोगों को नोमेनक्लेचर नहीं आता? कैसे नालायक लोग हो भाई तुम लोग। 12th क्लास में आ जाते तो तुम लोगों को नोमेनक्लेचर नहीं आता? सर मिथॉक्सी डाई मिथाइल को मिथाइल मिथाइल नहीं बोल सकते? नॉर्मली नहीं बोला जाता है, उसको डाई मिथाइल ही बोला जाता है। मिथॉक्सी मीथेन, एक पेरेंट चेन हो गया मीथेन, और दूसरा मिथॉक्सी वाला पार्ट, ये ग्रुप ले सकते हैं। तो ओवरऑल नोमेनक्लेचर को हम लोग मिथॉक्सी मीथेन बोल सकते हैं। दूसरे वाले केस में C2H5 O- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा कार्बन पे, यहाँ से Br को हटाएगा। तो इस केस में हम लोग C2H5 के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वापस से C2H5। तो इस केस में दोनों तरफ दो दो कार्बन दे रखा है। अगर दोनों तरफ दो दो कार्बन दे रखा है तो हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में बिल्कुल जैसे डाई मिथाइल था, सिमिलर टाइप से हम लोग डाई इथाइल वर्ड मेंशन कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। और नहीं तो हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में डाई इथाइल ईथर वाले पार्ट की जगह पे अगर IUPAC नोमेनक्लेचर नॉर्मली कंसिडर करें तो इस केस में इथॉक्सी इथेन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। कोई भी एक कार्बन चेन पेरेंट चेन ले लेंगे और जैसे ही एक को पेरेंट चेन बनाएंगे तो एक पार्ट सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इथॉक्सी इथेन नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में नो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में पीएच के ऊपर Br, बेंजीन के ऊपर अगर ब्रोमीन होता है तो उस केस में SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब थर्ड वाले केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन फोर्थ वाले केस में रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में CH3Br है। तो आराम से O- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके SN2 रिएक्शन करके PHOCH3 का फॉर्मेशन कराएगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, कॉमन नेम? अगर तुम लोग नहीं बताया कोई भी नोमेनक्लेचर तो अभी तुम लोग को एक लिस्ट दे देंगे कॉमन नेम का, और अभी बैठ के रटवाएंगे तुम लोग वही नोमेनक्लेचर। तुम लोग को पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग खाली पढ़ते जा रहा है। अब पीछे का कुछ याद नहीं है तुम लोग को, पता नोमेनक्लेचर याद नहीं, शर्म भी नहीं आता तुम लोग को। कोई भी बताओ, गूगल मत कर लेना बताने के लिए। किसी को नहीं मालूम? बताओ भाई, एकदम नालायक आदमी है तुम लोग। क्या? मिथाइल फिनोल ईथर। मिथाइल फिनॉल ईथर? हम कॉमन नेम पूछ रहे तो मिथाइल फिनॉल ईथर बताएगा रे नालायक। मिथाइल फिनॉल ईथर होता है कि मिथाइल फिनाइल ईथर होगा? फिनाइल। और कोई नोमेनक्लेचर? चंदन होता तो बता देता आज। चंदन नहीं, सॉरी, अमृत होता तो बता देता। अमृत को यही सब चीज याद रहता है। बताइए सर, कोई नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम बताइए इसका, कंपाउंड का। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम याद रखा करो, बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को। इस चीज को हम लोग एनिसोल बोलते हैं। बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप है तो इस चीज को एनिसोल बोला जाता है। इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं हम लोग, और भी नोमेनक्लेचर इसका मिथॉक्सी बेंजीन या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर भी वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में O- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके Br को यहाँ से हटाएगा तो ऑक्सीजन इसके साथ CH3 वाले पार्ट का अटैचमेंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट को स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन दे रखा है।
टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड वाला पार्ट SN2 रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन SN2 रिएक्शन तो नहीं देता है, बट E2 रिएक्शन में इसका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है, और क्योंकि अच्छा बेस भी होता है RO माइनस वाला पार्ट, तो E2 रिएक्शन कैरी आउट कर लेगा इंस्टेड ऑफ SN2 रिएक्शन। इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना। और जब E2 एलिमिनेशन होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो हम लोग का हेलोजन हटेगा, और तीनों कार्बन सेम टाइप का है, तो किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, हम लोग का एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कॉमन नेम में हम लोग आइसो ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हैं। नोट कर लो, आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटीन, सब नोमेनक्लेचर चलता है। इसको स्टार मार्क करके रखना। क्वेश्चन नंबर 6 को, ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देता था। अगर वो लिस्ट याद नहीं है तो लिस्ट पलट के देख सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड SN2 रिएक्शन नहीं देता, लेकिन बाकी रिएक्शन में E2 रिएक्शन तो दे ही सकता है, क्योंकि E2 रिएक्शन में 3 डिग्री वाले कार्बन का रिएक्टिविटी हाई होता है, तो इसलिए आराम से हम लोग E2 रिएक्शन करा के अल्कीन का फॉर्मेशन कराएंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल्कीन बन जा रहा है। उसके बाद विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि मृणाल रीजन बताओ, विनाइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन क्यों नहीं होता? आवाज नहीं आया मृणाल। यस सर। विनाइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन का है नहीं होता? स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज्ड है? अच्छा, गूगल कर रहा है नहीं सर। क्या स्टेबलाइज्ड है? स्टेबलाइजर लगा दिया वहां पे। फिनाइल रिंग है इसलिए। क्या? सर बेंजीन फिनाइल रिंग है इसलिए। अबे 7 नंबर पे विनाइल रिंग है, कहाँ से रिंग दिख रहा है ओ सर तुमको? सर सेवन है सर। डबल पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है इसमें। अब गूगल कर लिया अब तक? नहीं सर पक्का पूरा नहीं। पूरा टाइम लेकर के प्रॉपर्ली गूगल किया? नहीं सर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस इस भी वजह आता से है। SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। और दूसरा हम लोगों का यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट को हिंडर करके रखता है। दोनों रीजन की वजह से हम लोग आराम से यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता कंपाउंड, तो हम लोग का रिएक्शन में नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग का जो रिएक्टेंट है ब्रिज हेड के ऊपर हेलोजन रखे हुए हैं, और ब्रिज हेड पे अगर हेलोजन होता है तो ब्रिज हेडेड एटम पे लीविंग ग्रुप SN2 रिएक्शन इनफैक्ट SN1 रिएक्शन में नहीं दे सकता है, क्योंकि कार्बोकेटायन बनाना पॉसिबल नहीं है, और ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में आता था, तो वो भी बना पाना पॉसिबल नहीं है। 9 नंबर वाले पार्ट में रिएक्शन सिंपल है, 9 नंबर वाले पार्ट में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नोमेनक्लेचर बताइए इसका, और हमको कॉमन नेम नहीं चाहिए, हमको IUPAC नेम चाहिए। अच्छा, ऊपर भी एक नोमेनक्लेचर पूछना बाकी रह गया है, 1 मिनट। ये 5 नंबर का भी नोमेनक्लेचर बताना है। 5 नंबर में जो प्रोडक्ट बना है इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये भी बताना है। बताओ भी कोई नोमेनक्लेचर 5 नंबर में क्या नोमेनक्लेचर होगा। और इसका नोमेनक्लेचर अगर नहीं बताया ना 5 और 9 नंबर का,
तो अभी सही में तुम लोग को लिस्ट पकड़ा के बैठा देंगे। तुम एकदम गधा है, नोमेनक्लेचर नहीं आता तुमको, और अभी पहले नोमेनक्लेचर का ही बुकलेट सॉल्व कराएंगे तुमसे। उसमें जो डाउट होगा पहले उसको क्लियर करेंगे, तभी हम आगे पढ़ाएंगे। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, हम भी आराम से नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे होंगे। जल्दी बताओ, जल्दी। कितना टाइम हो गया? 5:40 हुआ है। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। और गूगल तो बिल्कुल मत करना। अब गूगल भी करना तो कर लो, रूल भी सीख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। गूगल करके भी आंसर बताता हूँ हमको, आराम से आंसर बताओ, हम भी फुर्सत में है। 5 नंबर और 9 नंबर दोनों। सुधांशु, बढ़िया। रुको, तुम लोग को लिस्ट भेजते हैं नोमेनक्लेचर का। लिस्ट भेजा तुम लोग कॉमन नेम वाले कि नहीं भेजे हैं अभी तक? बताओ भाई, कोई कॉमन नेम वाला लिस्ट भेजे हैं क्या तुम लोग को नोमेनक्लेचर का? मिला है तुम लोग को नोमेनक्लेचर के कॉमन नेम का लिस्ट? नहीं सर। नहीं मिला है। आज बढ़िया होमवर्क मिलेगा तुम लोगों को। और नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारा, ये भी देख लेना तो मेरे को पहले। अगला क्लास तुम्हारा केमिस्ट्री का है। अच्छा, अगला क्लास नहीं है मेरा। नहीं है तभी भी तुम लोग को हम क्लास लगाएंगे। सैटरडे को मेरा एक क्लास है 6:45 से, एक क्लास है 5:10 से, और कोई क्लास है क्या? लेकिन सैटरडे को तुम लोगों का नीट का क्लास है, ठीक है। और क्या है? कल मेरा क्लास है 5:10, 3:30। बहुत बढ़िया। अभी तुमको एक कॉमन नेम का लिस्ट दे रहे हैं, और उस लिस्ट में हम तुमको मार्क करा देंगे कि कौन कौन सा कॉमन नेम तुमको याद होना मस्ट है। कल तुम लोगों को वो लिस्ट याद करके रखना ही रखना है। और ये होमवर्क सब के लिए होगा, जो जो लोग क्लासेस करते हैं ना, सब के लिए। तुम में से अगर कोई भी उस लिस्ट का आंसर नहीं दे पाया तो उसको क्लास से हम भगा देंगे। उसका तो हम क्लास में घुसने नहीं देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस चीज का ध्यान रखना। हम बहुत सिंपल सा रूल बता दे रहे हैं। तुम लोगों को कॉमन नेम याद नहीं है, तुम लोगों से IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं हो पा रहा, इथेन वाले मतलब ये क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड वाले पार्ट। इपॉक्साइड भी नहीं है, ईथर वाला पार्ट है सिंपल। ये तो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने चला है। बेंजीन से रिलेटेड कॉमन नेम याद नहीं है। याद क्या किया है तुम लोग? और उसमें भी मेडिकल बैच में केवल याद करना होता है। तो बेंजीन से रिलेटेड कॉमन नेम कैसे नहीं याद रख सकते यार, इतना सिंपल सा चीज। वो तो मतलब मस्ट है एकदम, बिल्कुल याद रखना। तुम लोग वो भी याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है। तो तुम लोग को बहुत मार मारेंगे हम एक दिन। कहाँ गया लिस्ट? ये तो हमारा वर्कशीट है। अरे किधर गया भाई कॉमन नेम का लिस्ट? इलेवेंथ वाले लोगों को हम याद करने दे दिए हैं। तुम लोग मतलब इतने दिन से 12th क्लास में आ रखा है, तुम लोग अभी अभी, अभी भी याद नहीं है? बताओ यार कॉमन नेम।
इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। कॉमन नेम याद नहीं रख रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। केमिकल बॉन्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साइक्लिक कंपाउंड, कॉमन नेम कहाँ गया? इसमें भी कॉमन नेम लिखते हैं, कहाँ गया भाई? और अपना कॉपी देख करके भी तुम लोग सोचो आंसर नहीं निकाल पा रहा, कॉपी देख करके भी आंसर निकालो पुराना वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर चाहिए उसका, दोनों क्वेश्चन का। कॉपी देख के आंसर बताना, कॉपी देख के आंसर बता दो, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है, बट आंसर हमको चाहिए। आंसर नहीं निकाल पा रहा तुम लोग, क्या नीट की तैयारी कर पाएगा? अरे यार कहाँ पे है फाइल कॉमन नेम का? कॉमन नेम, हाँ तो अच्छा यहीं पे, ओके। एक फाइल तुम्हारे ग्रुप में शेयर किए हैं और तुम्हारे इस पे भी शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। उसमें कॉमन नेम में कौन कौन सा कॉमन नेम तुम लोग को याद रखना मस्ट है। वैसे मेडिकल में सारा ही नेम याद रखना मस्ट है, जो हमको पता है। इंजीनियरिंग में उसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो हम लोग रिजेक्ट मतलब छोड़ भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मेडिकल में सारे नाम याद रखना होता है। क्या हो गया इसको? एक मिनट, देख लो भाई, टोटल मिलाकर के इसमें हमको लगता है कि 80 के अराउंड नॉमेनक्लेचर है जो अपने को याद रखने हैं। इसमें दो पार्ट दे रखा है। 91 है सर। क्या? हाँ ठीक है। एक तो इसेंशियल, इसेंशियल का हिंदी तो सबको समझ में आता है। इसेंशियल मतलब जरूरी है, इसको याद रखना। सारा नाम, सारा आइसोप्रोपेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ग्लिसरॉल, अलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, ये सब नाम याद होने ही चाहिए, ये सब बिल्कुल मस्ट है। क्योंकि जब हम लोग मेडिकल में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो कॉमन नेम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये नाम तो मेरे हिसाब से याद होगा ही, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटरिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये इसका एक शॉर्टकट भी बताए थे ओमजाप, उससे भी याद रख सकते हैं। इसमें शायद से कुछ नाम है जो अपने काम का नहीं है, जैसे 34 नंबर, इसको छोड़ सकते हैं, ये एक पार्ट काम का नहीं है। बट फिर भी ये नाम हम लोग उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, सॉरी जीओसी के एप्लीकेशन में बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में डिस्कस किया करते हैं। तो इस एक पार्टिकुलर पार्ट को याद रखना ही रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी उसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। इंडोल का नाम जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ सकते हैं। ऑल्दो इसको इसेंशियल में डाला हुआ है, लेकिन इसको छोड़ सकते हैं। इस पे याद ना भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा पायरिडीन, थायोफीन, कोल, ये सब सल्फानिलिक एसिड, इन सब का नाम मालूम होना चाहिए। क्यूमीन तो बहुत प्रॉपरली मालूम होना चाहिए। फिनॉल के प्रिपरेशन में हम लोग क्यूमीन को यूज करते हुए काम करते हैं। एजिलीन, नेफ्थलीन, ये सब नाम बहुत ही सिंपल वे में याद होने चाहिए, इन सब चीज का ध्यान रखना। कॉमन नेम में जैसे बेंजीन अगर दे रखा, तो एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में, जैसे अगर हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर करके चले, तो एरोमेटिक कंपाउंड में इसेंशियल तो है ही, इसमें और कहाँ कहाँ गया है? दो डाई वाला पार्ट दे रखा है, सिंगल वाला पार्ट कहाँ गया इसमें? सिंगल का नाम तो और ज्यादा याद रखना है। डिजायरेबल में तो सिंगल वाले पार्ट का नाम दे भी नहीं रखा है इसमें, सिंगल वाले पार्ट का नाम तो देना चाहिए था यार। बाकी नाम जो है इन सबको थोड़ा पढ़ के देखना, जैसे हम लोग डिस्कशन में करते भी हैं ये सब चीज। टोसाइल ग्रुप हम लोग डिस्कशन किए थे ओटीएस वाले पार्ट में, इसको याद रख सकते हैं। टीईएल, टेट्राइथाइलेट, ये सब नोमेनक्लेचर तुम्हारे इसमें मेडिकल वाले बैच में कहीं कहीं क्वेश्चंस वगैरह में अल्काइल लाइट में दे रखा है। गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, ये सब रिएजेंट्स अपने आप याद होता चला जाएगा। इसको भले ही डिजायरेबल में लिखा है, लेकिन डिजायरेबल में जैसे ब्रैडीज रिएजेंट है, जब हम लोग
एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन पढ़ेंगे तो 2,4 डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन का आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, वहाँ पे इस चीज को याद रखना पड़ेगा। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट भी अपने को याद रखना पड़ेगा। विल्किंसन कैटलिस्ट वाला पार्ट हाइड्रोजनेशन का बहुत ही सिंपल सा, हम लोग होमोजेनस कैटलिसिस के लिए या फिर होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। रेनी निकल शायद पहले कभी मेंशन भी किया था तुम लोगों को, हाइड्रोजनेशन में रेनी निकल वर्ड दे रखा होता है। तो ये सब नाम भले ही मेंशन किया है डिजायरेबल में, लेकिन ये अपने आप याद होता जाएगा। जैसे पीसीसी हो गया, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा यहाँ जैसे बेंजिल दे रखा, बेंजिलिक एसिड दे रखा, ये सब नाम हम लोग आगे यूज करेंगे। स्टाइरीन, स्टाइरीन वाला पार्ट अगर ये स्ट्रक्चर तुमको मालूम है तो शायद ये वर्ड सुन रखा होगा, पॉलिस्ट्रीन। तो पॉलिस्टीरीन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो अभी जैसे बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर आएगा, तो पॉलीमर में एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल होता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में कि इस पॉलिस्टर का या इस पॉलीमर वाले पार्ट का मोनोमर बताओ। तो अगर पॉलिस्टीरीन है तो इस केस में स्टाइरीन वाला पार्ट मोनोमर होगा। स्टाइरीन वाले पार्ट का मतलब C6H5 C डबल बॉन्ड C। तो डिजायरेबल का मतलब ये है कि इसको भी पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, मालूम होना चाहिए कि डिजायरेबल वाला पार्ट में जैसे बेंजामाइड, तो नोमेनक्लेचर याद होना ही होना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। सैकरीन वाला पार्ट तुम लोग को याद होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे इसमें बायोमॉलिक्यूल वाले पार्ट में कंसिडर किया जाता है। सैकरीन क्या, सैकरीन जो होता है उसका क्या यूज होता है, किसी को मालूम है? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा है कहीं पे कोई? बताओ, ये सैकरीन वर्ड का कहीं यूज देखा है बायोमॉलिक्यूल में? नहीं सर। कहीं नहीं देखा है? सर्च करके आना सैकरीन क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है। फिनोफ्थलीन अगर हो गया तो फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब सवाल सीधा यही पूछेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्थलीन, याद ही होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। कैसे बनता है ये सब तरीका है, लेकिन वो तरीका तुम्हारे काम का नहीं होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। हाइड्राजोबेंजीन अपने काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। ये नोमेनक्लेचर काम का है बिटानेफ्थॉल, इसको हम लोग यूज करते हैं। इस चीज को कपलिंग रिएक्शन में भी यूज करेंगे। इस बार जे एडवांस में भी कपलिंग रिएक्शन आया था, इनफैक्ट 2 साल पहले भी आया था। कपलिंग रिएक्शन बहुत बार आता है, तो उसमें हम लोग बिटानेफ्थॉल वाले पार्ट को यूज करेंगे। डीडीटी का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसके ऊपर सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर बताओ। तो कैसे डीडीटी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको हम लोग एक छोटे से पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो डीडीटी जैसे ही बोलेगा ये स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जो कुछ भी दे रखा, इन सारे के सारे कंपाउंड्स वाले पार्ट का कॉमन नेम, और अगर हो सके तो आईयूपीएसी नेम। जैसे मान लो कि ट्रिप्टेन दे रखा, तो इसका अपने को काम नहीं है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, ट्राई करके देखना उसको। अगर उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आता है, जैसे ये एक नोमेनक्लेचर है क्लोरीटोन, ये क्लोरीटोन वाला पार्ट तुम्हारे अल्काइल हैलाइड में कहीं ना कहीं तुमको दिखाई देगा, या शायद से हमको लगता है एल्डिहाइड कीटोन में दिखाई देगा क्लोरीटोन वाला पार्ट। तो ये सब कॉमन नेम अगर याद नहीं रहेगा तो उसमें दिक्कत आने वाला है। ये सब कॉमन नेम याद रखने चाहिए। जैसे ये तो हम लोग खैर उसमें डिस्कस कर चुके हैं, डीएमएस, डीएमएसओ, एचएमपीए, डीएमएफ, क्राउन ईथर वाला पार्ट, ये सब हम लोग उसमें डिस्कशन में यूज किए हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे सॉल्वेंट वाले पार्ट में यूज किए हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एनबीएस भी रिएजेंट है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का एग्जांपल दे रखा है। इन सब चीजों को रीड करो, ये सब रीडिंग करने के लिए जरूरी है। थैलिक एनहाइड्राइड याद रखना पड़ेगा, सिनामल्डिहाइड याद रखना पड़ेगा, सिनामिक एसिड, जैसे सिनामल्डिहाइड है तो यहाँ CHO है, अगर सिनामिक एसिड होता तो COH होना चाहिए। ये सब नोमेनक्लेचर ध्यान होने चाहिए। थैलिमाइड वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस करके एक रिएक्शन होगा जो हम लोग अमाइन वाले पार्ट में, सॉरी अमाइड एंड अमाइन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये सब नोमेनक्लेचर, थैलिक एसिड याद रखना पड़ेगा, थैलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ये सब नोमेनक्लेचर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब नोमेनक्लेचर का जो लिस्ट है, इन सबको प्रॉपर्ली याद रखो। कुछ कुछ इसमें नाम नहीं है जो बेंजीन के कॉमन नेम होने चाहिए। बेंजीन के कॉमन नेम में जैसे केवल एक NH2 दिया तो एनिलीन हो गया, NO2 दिया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, इसको ऑयल ऑफ मेरबेन भी बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा फिनॉल वगैरह देना चाहिए था जो नहीं दे रखा है, एक हम बस मार्क कर रहे हैं, ये 66 नंबर बेंजल्डिहाइड दे रखा है। उसके अलावा फिर तुम्हारे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सिंगल सब्स्टिट्यूएंट में एनिलीन दे रखा है, नाइट्रो ग्रुप दे रखा, और कुछ भी नहीं दे रखा। तो कुछ कुछ नोमेनक्लेचर्स एक्स्ट्रा भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे 38 नंबर में एक ऐसा नोमेनक्लेचर ध्यान रख सकते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो इसको फिनॉल बोलते हैं, अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर OCH3 है तो इस चीज को हम लोग एनिसोल बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 रहेगा तो इस चीज को हम लोग टोलुइन बोलते हैं।
अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर COH रहेगा तब यहाँ वाले पार्ट को हम लोग नोमेनक्लेचर बेंजोइक एसिड बोला करते हैं। अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर, एक मिनट, अगर बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का COCl होगा तो इस चीज को हम लोग बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये सब नोमेनक्लेचर सवाल में पूछा जाया करता है, मतलब सीरियसली मतलब यही पूछा जा सकता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा। याद नहीं रखेंगे तो सवाल ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे यार। फिर जैसे मान लो एक ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग दे रखा और बेंजीन रिंग वाले पार्ट के साथ C+O और इसके साथ CH3, इस चीज को हम लोग एसिटोफिनॉन बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग एसिटोफिनॉन बोलते हैं। और अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, PH+O PH, इस चीज को हम लोग बेंजोफिनॉन बोला करते हैं। ये सब भी कुछ नोमेनक्लेचर हैं जो अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब नोमेनक्लेचर का लिस्ट ध्यान रखा करो। इन सब नोमेनक्लेचर्स को बिल्कुल रटा होना चाहिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड रटा होना चाहिए। तो हम लोग खैर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी पढ़े थे, बट ये सब बिल्कुल याद होना मस्ट कंडीशन है। सवाल अगर पूछेगा तो सीधा इन्हीं कंपाउंड के नाम से पूछेगा। वेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है, सीधा इस कंपाउंड के नाम से सवाल पूछेगा। सवाल में सीधा ये दे रखा हो कि ये कंपाउंड इसके साथ कंबाइन कर रहा है, अब तुमको मालूम ही नहीं है कि कॉमन नेम वाला पार्ट क्या है, तो तुम क्या उसके हिसाब से सवाल सॉल्व कर पाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ कॉमन नेम्स याद रखो। हम आज के लिए, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, फिर आज हम तुमको यही होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल तुम लोगों का कोई क्लास नहीं है, लेकिन कल ध्यान रखना 6:30 से हम क्लास लेंगे, मतलब 6:45 से जो तीसरा क्लास होता है उस टाइम पे कोई क्लास नहीं है। 6:45 में हम केवल एक कॉमन नेम का लिस्ट पूछेंगे, जिससे भी पूछेंगे रैंडमली बस उससे सवाल पूछेंगे। और कोई भी अगर लेट किया तो उसको फिर हम भगा देंगे। लेट करने का मतलब कि सवाल देते हुए अच्छा सर आवाज नहीं आ रहा, सर दिस हो रहा, सर दैट हो रहा, सर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम क्लास से भगा देंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाले हैं। अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। 12th क्लास में आ गया, मतलब 11th वालों को हम तुम्हारे सामने बैठा कर कॉमन नेम पूछेंगे, देखना तुम लोगों से ज्यादा कॉमन नेम बता देगा वो लोग तुम लोगों से ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है। तुम लोग 12th में चला गया, तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है, तुम लोगों को सीरियसनेस ही नहीं है। कुछ भी एक नॉर्मल से चीज पूछ लो उसका जवाब नहीं मिलता है। नोमेनक्लेचर का जवाब नहीं मिल रहा है, जबकि क्लास 11th में नोमेनक्लेचर ये बोलता भी है सब लोग। नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा इसको। हमेशा सवाल आएगा, और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल, तुम्हारे नीट के एग्जाम में एक सवाल, हर जगह रहता है। क्यों नहीं इसको याद रख रहा है? तो कल का ये तुम लोग का होमवर्क है, जितने नोमेनक्लेचर एसेंशियल डिजायरेबल सबके सब नोमेनक्लेचर्स का स्ट्रक्चर के साथ तुम लोगों को सब कुछ याद रखना है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। कॉमन नेम वाला पार्ट याद रखना है। कल 6:45 से क्लास होगा मेरा, केवल पार्टिकुलरली नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग आज वाला जो लेक्चर डिस्टर्ब हुआ उस चीज को हम लोग कवर करेंगे आराम से। तो कल तीसरा क्लास हम लेंगे तुम लोग का इस चीज के लिए। इस चीज का ध्यान रखना। तुम्हारे ग्रुप में भी डाल देते हैं, कल 6:45 से क्लास होगा। अभी नोमेनक्लेचर याद करना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारा इसमें नोमेनक्लेचर है। 87 88 तो तुम्हारा केवल यही है। 87 तुम्हारा ऊपर का नाम है, और नीचे भी बहुत सारा नाम होगा मेरे हिसाब से। 91, तो 91 में ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको। सम ग्रुप्स वाला पार्ट इसको छोड़ सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। यहाँ तक याद रख सकते हैं। 86 तक याद रखना है तुम लोगों को। 86 तक के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सब का फुल फॉर्म या नाम, ये सब चीज तुम लोगों को याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इस चीज का डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद हम लोग ईथर वाले पार्ट में एक काम करते हैं। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या मेरा? कोई क्वेश्चन नहीं छूटा नहीं है। और इन दोनों का नोमेनक्लेचर मालूम करके आओ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहला पार्ट। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। ये दोनों नोमेनक्लेचर पता करके आओ कि अगर ईथर होता है तो ईथर के केस में IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ये दोनों नोमेनक्लेचर पता करके आओ। फिर उसके बाद हम लोग वैसे, मतलब विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस इसी का एक और सवाल का पार्ट होता है, उसको हम लिखवा देते हैं। उन क्वेश्चंस को नोट कर लो, अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। केवल एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लो। इसको एज अ होमवर्क ही कंसिडर कर लेना। इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कल आराम से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम नोट करा देते हैं क्वेश्चन। कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर can be formed via Williamson's synthesis? Can be formed via Williamson's synthesis.
कौन सा ईथर वाला पार्ट को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू आराम से बना सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, मतलब SN2 को फॉलो करते हुए काम कर रहा है। नोट करते जाओ सारे के सारे रिएजेंट्स। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं, बस ये एक छोटा सा सवाल का पार्ट होगा जो तुम लोग को ट्राई करके आना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, तो हम लोग का विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा जो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर वाला पार्ट और रिएक्शन विद HX वाला पार्ट। बट नोमेनक्लेचर का पार्ट पहले डिस्कशन करेंगे, जो जो सवाल पूछेंगे वो नोमेनक्लेचर का पार्ट मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आए का पार्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। नोट कर लो सारे रिएक्शंस। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो भाई तुम लोग, इस तरीके से काम नहीं चलेगा तुम लोगों का। तो हल्का हल्का क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जा रहा है। देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, 570 580 नंबर कट ऑफ जाएगा। झारखंड में कॉलेजेस नहीं है लोगों के पास, मतलब अभी 12th इंजीनियरिंग वाले सारे लोग, हम रात को कल 3 बजे तक हम काउंसलिंग किए हैं, मतलब लोगों का फॉर्म हम फिल करवा रहे हैं, कैसे सर काउंसलिंग करें सर, क्या क्या ऑप्शन भरे सर, हम उनको ऑप्शंस बना बना के दे रहे हैं। रात को 3 बजे तक हम ये काम कर रहे हैं। मेरे घर पे 2 स्टूडेंट आए हुए थे, आज 2 लोग का हम बैठ करके सुबह से शाम तक काउंसलिंग कर रहे हैं। उनको स्टेट कोटा में कुछ मिल ही नहीं रहा, बिहार झारखंड में पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कम है। मतलब बहुत जगह के कॉलेजेस में 3 लाख तक मिल जा रहा है कुछ ना कुछ, और अच्छा अच्छा ब्रांच मिल जा रहा है। और बिहार झारखंड में होम स्टेट में मिल ही नहीं रहा, 40,000 के ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा। मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं बिहार झारखंड में? कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। PMCH का कट ऑफ 620 के अराउंड चला जाता है, 600 नंबर कट ऑफ चला जाता है। थोड़े ना उसमें तुम लोगों को मेडिकल मिलने वाला है ऐसे पढ़ाई करेंगे तो। पेपर आसान होता जा रहा है, लोग और डिफिकल्ट डिफिकल्ट, मतलब कितना ही पेपर डिफिकल्ट कर दो लोग का नंबर बढ़ जा रहा है। लोग 4-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 वही चीज पढ़ते जा रहे हैं। हम लोग के 9th क्लास में 2 स्टूडेंट्स है, वो दोनों मतलब पहले था कि मेडिकल लेंगे, फिर देखा कि नहीं मैथ्स भी सॉल्व हो रहा है तो बोल रहे PCM भी लेंगे, और लोग 9th क्लास में इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कर लिया पूरा। तुम्हारा मूल कंसेप्ट का बुकलेट 9th क्लास में सॉल्व कर लिया पूरा। ऐसे लोगों से कॉम्पीट करना। देखा इस बार अगर रिजल्ट देखो जो एडवांस को उठा करके, तो उसमें देखना जितने भी टॉपर्स हैं सबका लिस्ट निकाल के देखो, किसी भी कोचिंग कोर्स से फर्क नहीं पड़ रहा। लिस्ट निकाल के देखो उन लोगों का, सब लोग 4 ईयर क्लास में प्रोग्राम के 9, 10, 11, 12, सब लोग 9, 10, 11, 12 4 साल कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो 4-4 साल लोग जो पढ़ रखे हैं उनसे कॉम्पीट करना है तुम लोग को। और मेहनत तुम लोग 2 साल के बराबर भी नहीं कर रहा, मेहनत उससे भी कम कर रहा है, नॉर्मल पढ़ाई करने में लगा पड़ा है। ऐसे तुम लोग का नीट क्लियर होगा। कोई भी एक नोमेनक्लेचर जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उससे जवाब नहीं देता है, जो नहीं पढ़ा हो तो ऐसे भी नहीं पता है, जो पढ़ा रखा है टॉपिक उससे भी जवाब नहीं मिलता। नोमेनक्लेचर का सिंपल सा टॉपिक का जवाब नहीं मिलता। कितने बार नोमेनक्लेचर का टॉपिक तुम्हारे टेस्ट में आ चुका है अभी तक? खुद से भी मालूम होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर का सवाल मेरे से बनता है कि नहीं बनता। मतलब क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करता तुम लोग बिल्कुल भी। ये पढ़ाई करने का तरीका होता है क्या? ऐसे तुम लोग नीट क्लियर करेगा? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नोमेनक्लेचर को पार्ट याद करके आना, और जो दोनों नोमेनक्लेचर बोला है उसको भी पता करके आना कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे हो पाएगा। आगे भी हम नोमेनक्लेचर बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे हमेशा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।